हम लोग को दया आ गई और रोने लगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा आदमी मेरे को बहुत मारता था, 9 साल से छोड़ दिया, मेरे को जगह चाहिए रहने की। तो हम लोग बोले इतना बड़ा घर हमने इसलिए बनाए थे कि बुढ़ापे में आराम से रहेंगे, सुख सुविधा से रहेंगे। हमको क्या पता था कि ऐसा दिन आएगा। इसके आने से हम लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया। हमारा बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। ये जो कहानी बना रहे हैं कि शरण ली गई, मैं कोई लाचार लड़की नहीं थी। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, अभी रिटायर हुए हैं 2019 में। उसमें से जो पैसा उनको मिला था उसमें से 5 लाख रुपए इनको कैश दिया है हम लोगों ने, ज्वेलरी दिया है और कम से कम 25-30 लाख का सामान दिया, पूरा ट्रक के माध्यम से आया है। कल जो चीज़ें हुई, घर में आपको खाली कराने आया गया, फिर उसके बाद थोड़ी बहस वाद विवाद हुआ, चाकू से भी आपने खुद को भी प्रहार किया और दूसरे को भी चोटें लगी हैं, वो क्या चीज़ हुई थी? वो ये हुआ था सर, मैं विनती कर रही थी उनसे कि मेरे को थोड़ा समय दिया जाए। अगर वैसे तो कोई आदेश इस प्रकार का है नहीं घर खाली कराने का। नहीं, वो यहाँ हम लोगों को एक तो झूठा केस में फंसा रही थी और फिर बहुत ज़्यादा उग्र थी। हम लोगों को डर था कि हम लोगों को ऐसे ही बहुत सारे केस में फंसे हुए हैं और ज़्यादा केस में फंस जाएंगे। सारी आधार आईडी, वोटर आईडी, राशन कार्ड जो है ना कलेक्टर साहब के आदेश से बनाए, है ना, पूरा जांच होने के बाद में बनाए। जो ऐसे ही किसी महिला किसी को अपना पति नहीं बोलेगी, दोस्त बोल सकती है या कुछ और रिश्ता भाई बोल सकती है, लेकिन किसी को ऐसे मुंह उठा के पति नहीं बोलेगी। 2000 किलोमीटर से अपने 2 बच्चों के साथ में बोलेगी ये मेरा पति है। इस कहानी में एक के बाद एक नया मोड़ आते जा रहा है। जैसे आपने मैट्रिमोनियल की पहली कहानी सुनी जिसमें लड़के पक्ष ने अपनी सारी बातें कही, अब दूसरी कहानी में वो पीड़ित महिला है जो बता रही है किस प्रकार से उनके साथ गलत हुआ। एक पक्ष कह रहा है कि शादी हुई थी, दूसरा पक्ष कह रहा है शादी नहीं हुई थी। अब जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही है ये देखने वाली बात रहेगी। मैट्रिमोनियल के सहारे रिश्ते हुए, रिश्ते के बाद उस रिश्तों में ऐसी खटास आई कि मामला इतना बिगड़ गया कि घर कब्जा करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। कई आरोप महिलाओं पे लगाए गए, कई आरोप जो है वो पुरुष पे लगाए गए, एक दूसरे पर छींटाकसी चल रही थी। इस बीच खबर आती है कि 6 साल से जिस महिला के साथ शादी करके रह रहे थे या शादी नहीं हुई थी, सारी चीज़ें अभी तक उलझनों के घेरे में, क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि शादी तक नहीं हुई थी, दूसरा पक्ष कह रहा है कि शादी हुई थी। अब ये जानकारी परिवार वाले जिस पे आप बीती है वो खुद दे रहे हैं। कल आपने स्टोरी के माध्यम से देखा होगा कि एक पक्ष जो लड़का पक्ष है, जो यहाँ सेक्टर 1 का निवासी है, उसने सारी कहानी बताई कि किस प्रकार से हिमाचल से एक लड़की आई और क्या कुछ चीज़ें हुई। मगर क्या उनकी कहानी में सत्यता है या नहीं, या दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, ये जानने के लिए हम इस वक्त आईजी ऑफिस के ठीक सामने मौजूद है, क्योंकि महिला अपनी दुख तकलीफ को लेकर आईजी साहब के पास आई थी। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम वीना शर्मा है सर। सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ। आपकी मुलाकात कैसे हुई थी उस सेक्टर 1 में रहने वाले परिवार से, कैसे जानते थे और कैसे आप भिलाई आए? हमारी पहचान जीवनसाथी.com से हुई थी सर। इन्हीं लोगों ने मेरे को पसंद किया था, उसमें इन्हीं लोगों ने शादी के लिए मेरे को मतलब प्रपोज किया था। मेरा नंबर निकाल के कांटेक्ट किया। पूरी फैमिली ये लेने के लिए मेरे को आई थी शादी के लिए। पूरी फैमिली लेने हिमाचल पहुंची हुई थी? हिमाचल पहुंची हुई थी। उसका पूरा जो है ना डिटेल आप लोग निकलवा सकते हैं। जहाँ जहाँ ये लोग मतलब स्टे किए थे, गुरुद्वारे में, हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब में भी रुके थे, देहरादून में वहाँ पे रुके थे गेस्ट हाउस में, उसकी भी डिटेल आप लोग निकलवा सकते हैं। ये सारी कहानी 2019 की है? हाँ जी, 2019 की है सर। और फिर वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे आपकी शादी हुई या फिर कैसे लेके आए? शादी यहाँ लेके आए, वहाँ पे सगाई वगैरह हुई, बाकी की सारी रस्में ही, रोका जिसको हम लोग बोलते हैं, राजपूत समाज में रोका बोलते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती, हम लोग रोका बोलते हैं। मतलब लड़का लड़की का जब पूरा पक्का हो जाता है, मतलब एक शादी के लिए ना, और एक तारीख डेट फिक्स हो जाती है, क्योंकि हमारा इतना दूर का वो है, 2000 किलोमीटर दूर है ससुराल और मायके का गैप, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि भिलाई में ही शादी होगी। क्योंकि मेरे माँ बाप जो है ना, ये लोग इन्होंने बोला कि मेरे माँ बाप यहाँ से वहाँ जाने के लिए मतलब बार बार नहीं जा सकते हैं, तो ये लोग सगाई के लिए वहाँ पे आए थे। सगाई करके फिर मेरे को चुन्नी चढ़ा के वहाँ से लेके आए थे। बाकी शादी यहाँ पे सब हुई थी, पूरे दोनों परिवारों की। भिलाई में जब शादी हुई थी तो आपकी फैमिली यहाँ आई थी? हाँ, मेरी फैमिली आई थी सर, पूरी दोनों। लड़के पक्ष का कहना है कि शादी अभी हुई नहीं और आप अपने से आई थी, उस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है सर। मेरी सब गवर्नमेंट आईडी आप लोग चेक कर लीजिए। मेरा आधार कार्ड जो है ना कलेक्टर साहब ने बनवाया, पूरी जांच पुलिस ने 2.5 साल की, उसके बाद मेरा 498 दर्ज हुआ है, जो पति पत्नी का केस होता है ना। महिला थाना में हमारी काउंसलिंग हुई है जो पति पत्नी की होती है, वहाँ पे इसने पत्नी स्वीकारा है। महिला आयोग देहरादून में 30 सितंबर 2019 को मेरी काउंसलिंग हुई है, जिसमें ये मेरे सास ससुर प्रकाश नाथ शर्मा और ये किशोरी प्रकाश शर्मा और मेरे पति श्री प्रकाश शर्मा भी उपस्थित थे, जिसमें इन्होंने मेरे दोनों बच्चों को स्वीकार करके वापस मेरे को लेके आए थे भिलाई, जब थोड़ी हमारी नोकझोंक हुई थी। तो ये पूरा उन्होंने महिला आयोग के सामने स्वीकार किया था कि हमारी शादी हुई है, मैं पत्नी और दोनों बच्चों को भिलाई अपने घर ले जाना चाहता हूँ।
ये कहानी थी। शादी हुई, जैसे वहाँ रोका हुआ और यहाँ शादी हुई, तो कुछ कानूनी डॉक्यूमेंट्स या फिर फोटोग्राफ्स शादी के हैं? हाँ जी, सब है सर, शादी के फोटोग्राफ्स है जो हमारे संपूर्ण प्रकरण में लगे हुए हैं संलग्न। तो ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शादी नहीं और हुई? सर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरे पूरे डॉक्यूमेंट का जांच करवा लीजिए। मेरे पास बेशक इन्होंने, मैंने बोला भी इनको कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, इन्होंने नहीं बनाया। शादी का कार्ड भी इन्होंने ही छपाया था जिसमें इनका कहना है कि मेरा नाम गलत छपा हुआ है, तो इन्होंने छपाया था, तो जानकारी इन्होंने गलत दी है ना उसको, कार्ड छपवाने वाले को। हमें इस बात की जानकारी नहीं है। मेरी सारी आधार ID, वोटर ID, राशन कार्ड जो है ना कलेक्टर साहब के आदेश से बना है ना, पूरा जांच होने के बाद में बनाए। जो ऐसे ही किसी महिला किसी को अपना पति नहीं बोलेगी, दोस्त बोल सकती है या कुछ और रिश्ता भाई बोल सकती है, लेकिन किसी को ऐसे मुंह उठा के पति नहीं बोलेगी। 2000 किलोमीटर से अपने 2 बच्चों के साथ में बोलेगी ये मेरा पति है। यहाँ पूरे भिलाई में इतने रईस लोग हैं, मैं उनको क्यों नहीं अपना पति बता रही हूँ। हर कोई आदमी आज की डेट में सक्षम है, हर आदमी आज की डेट में वो मतलब कमा रहा है, खा रहा है, सबके अच्छे खासे अपना जीवन चल रहा है ना। और मैं अपना, मेरा खुद का बिजनेस था, मैं कोई लाचार नहीं थी। क्या करती थी आप वहाँ पर? मेरा देहरादून में रेस्टोरेंट का व्यवसाय था सर, और मैं अच्छा बढ़िया अपना जीवन यापन कर रही थी अपने दोनों बच्चों के साथ में। मेरे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में बढ़िया टॉप के स्कूल में पढ़ रहे थे, हमारा बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। ये जो कहानी बना रहे हैं कि शरण ली गई, मैं कोई लाचार लड़की नहीं थी। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, अभी रिटायर हुए हैं 2019 में। उसमें से जो पैसा उनको मिला था उसमें से 5 लाख रुपये इनको कैश दिया है हम लोगों ने, ज्वेलरी दिया है, और कम से कम 25-30 लाख का सामान दिया, पूरा ट्रक के माध्यम से आया है। इन्हीं की लिखी हुई FIR में आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने खुद स्वीकारा है कि ट्रक के माध्यम से सामान देहरादून से भिलाई आया। सामान कोई लड़की आपके घर में क्यों लेके आएगी? जब शादी में ही तो सामान दिया जाता है ना, एक तोहफे के रूप में। या इन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा है कि ट्रक के भर इन्हीं की FIR में जो प्रकाश नाथ शर्मा जी ने 23 मई 2021 को मेरे विरुद्ध कराए थे, जिस दिन मतलब 2 बजे दोपहर में मेरा 498 दर्ज होता है। फिर ये लोग साठगांठ करके थोड़ा दबावपूर्ण तरीके से जो है ना, आपकी जैसे आपके हिसाब से शादी हुई, आप लोग यहाँ आए, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई या परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करने लगे? क्या परिस्थिति ये थी सर, इनकी बहन घर जवाई लेके साथ में रहती है और वही सब भड़काती है। मतलब इससे पहले जो मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ थी उनको भी ऐसे ही करके प्रताड़ित करके भगाया। फिर जो मेरा देवर पीयूष प्रकाश शर्मा है, उनकी वाइफ सोनू शर्मा को भी ऐसे ही करके प्रताड़ित करके भगाया गया। आप लोग छानबीन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। उन दोनों पत्नियों से भी आप वो करके, मेरे पास नंबर है उनका, आप चाहे तो बातचीत करके पूरा जानकारी ले सकते हैं कि क्या सच्चाई इस परिवार की है। ये लोग लालची परिवार में, मेरे से इन्होंने 20 लाख का मांग किया था कि अगर तुमको और तुम्हारे बच्चों को इस घर में जगह चाहिए और तुमको सम्मानपूर्वक रहना है, पत्नी के रूप में रहना है, तुम्हारे बच्चों को अगर नाम चाहिए और स्कूल में दाखिला कराना, तो 20 लाख रुपए लेके आओ, उसके बाद ही हम तुम्हारी जो है ना तुमको इस घर में रहने देंगे, नहीं तो तुमको जाना पड़ेगा। परिवार का कहना है कि बीते 4 साल से वो इस घर को छोड़कर कहीं और किराए पे रह रहे हैं क्योंकि आपने उस घर पर कब्जा किया था। नहीं सर, ऐसी क्या इसमें कोई सच्चाई नहीं है सर। सच्चाई ये है कि जब इनके अगेंस्ट में 498 दर्ज होता है तब तक हम लोग सब साथ में रहते थे, है ना। नोकझोंक हर परिवार में होती है, हर पति पत्नी में होती है, किस परिवार में नहीं होती है। जब 498 23 मई 2021 को जो 498 दर्ज होता है, 494 भी लगा है उसमें धारा बाईगेमी का। उसके बाद में ये लोग गिरफ्तारी के डर से राजनांदगांव में जाके रहने लगे। इनको बढ़िया आलीशान मकान मिला हुआ है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, सरकारी गैजेटेड क्लास 1 ऑफिसर है ना। ये लोग खुद से अपने, मैं अकेली महिला इतने 8-10 लोगों को भगा के कैसे अकेले भगा सकती हूँ। मेरे माता पिता दूर रहते हैं, भाई दूर रहते हैं, कोई यहाँ मेरा भिलाई में कोई नहीं है जो जिनके साथ मिलके मैं इनको भगाऊंगी। ये लोग अपनी मर्जी से गए हैं और मेरे को झूठे केस फंसाने के लिए जो सीनियर सिटीजन एक्ट होता है, वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम, ये वकील के बहकावे में आके गए हैं कि आप लोग जाइए तो हम इसको घर खाली करवाने के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिकार जो अधिनियम होता है उसमें केस दर्ज करेंगे, फिर इसको जो है ना घर से बाहर निकलवा देंगे SDM के थ्रू। जबकि ऐसा घर का कोई कब्जे वाला मैटर ही नहीं है, पारिवारिक मैटर है जो हर पति पत्नी में होता ही है। बस ये है कि इन्होंने मतलब बढ़ाते चले गए बातों को, खींचते चले गए, खींचते इतना खींच दिया कि बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी तक बातें चलेगी। इवन जो मेरा 2019 में 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को जो FIR हुई थी, मैंने उसमें न्यायालय में जाके इनके साथ समझौता भी किया था। और यहाँ महिला थाना परिवार जो देहरादून में रह रहा है, परिवार हिमाचल में तो देहरादून में मेरा भाई। अच्छा, तो उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? आपसे बातचीत होती है कि नहीं होती? मेरी बातचीत होती है लगातार। उनका कहना यही है कि मतलब आज नहीं तो कल न्याय होगा बेटा, सच्चाई की जीत होती है, वो आपके साथ है? जयते। हाँ, उनका ये विश्वास है कि सत्य में जयते। कल जो चीजें हुई, घर में आपको खाली कराने आया गया, फिर उसके बाद थोड़ी बहस वाद विवाद हुआ,
चाकू से भी आपने खुद को भी प्रहार किया और दूसरे को भी चोटें लगी हैं, वो क्या चीज़ हुई थी? वो ये हुआ था सर, मैं विनती कर रही थी उनसे कि मेरे को थोड़ा समय दिया जाए। अगर वैसे तो कोई आदेश इस प्रकार का है नहीं घर खाली कराने का, क्योंकि मेरा घरेलू हिंसा का जो अधिनियम में केस है वो माननीय न्यायालय में अभी लंबित है, जो जिसमें अभी अंतिम निराकरण होना बाकी है, जिसमें मेरे को न्यायालय से जो है ना ये बोला गया था जब तक केस का निराकरण नहीं होता तब तक घर से नहीं निकाला जा सकता। घरेलू हिंसा एक्ट में ये महिलाओं के लिए प्रावधान है कि किसी भी महिला को उसके ससुराल घर से, चाहे वो पति के नाम हो, ससुर के नाम हो, किराए का हो, चाहे मालिक का ना हो, उसको पूरा हक है रहने का। उसको ज़बरदस्ती करके घर से, ससुराल घर से नहीं निकाला जा सकता। जब इनको अब दिख रहा है कि हाई कोर्ट में मामला चला गया, हाई कोर्ट के संज्ञान में आ गया है, आज नहीं तो कल हम हारेंगे, तो इन्होंने फिर ये साजिश करी है पूरी, जिसमें इन्होंने ये दिखाया कि मैं घर कब्जा करके, इसको मतलब घर कब्जा का इन्होंने मैटर बनाया है। घर कब्जे वाला कोई मैटर ही नहीं। और ये बीएसपी का क्वार्टर है सर, इसमें बीएसपी को जो है ना राइट है घर खाली करवाने का, ना कि तहसीलदार और एसडीएम को कोई राइट नहीं है। और मेरे अधिकारों का मौलिक अधिकार जो संविधान ने मुझे दिए हैं, जो घरेलू हिंसा में मुझे प्रावधान मिला है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिला है, जो एस वनिता में भी कहा गया है, किसी भी घरेलू महिला को जो है ना, जो साझा गृहस्थी में रही, उसको ससुराल घर से निकालने का कोई मतलब वो नहीं है, अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। उसको ससुराल घर में, जहाँ वो साझा गृहस्थी में पति के साथ में या घरेलू संबंध में रही हो, इवन लिव इन रिलेशनशिप में भी रही हो, तो भी उसको घर से नहीं निकाला जा सकता। उसको प्रोटेक्शन देना महिलाओं को जो है ना सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा। लेकिन उन सब कानून नियम सबको एक तरफा करके इन लोगों ने अपना कानून नियम कल जो है ना वो किया है। मैं नहीं जानती इनके ऊपर किसका हाथ है किसका नहीं है, लेकिन बड़ा अप्रोच है ऐसा। पूरे में जब अभी छानबीन में कर रही हूँ, इधर उधर जब हाथ पैर मार रही हूँ, अपने लिए न्याय के लिए भागदौड़ कर रही हूँ, पूरी रात मैंने सड़क में अपने बच्चे के साथ बिताई। मेरा बेटा 13 साल का है, उसको भी मारपीट करके फिजिकल असॉल्ट करके इन्होंने भगाया, जो पिछली गेट से पुलिस के द्वारा उनकी ज़बरदस्ती मतलब उसका पीछा किया गया उससे फ़ोन छीनने के लिए, क्योंकि उसने घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया था। रिकॉर्डिंग है? हाँ, उसकी मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ्स हैं। और मेरा कोई मुलायजा भी नहीं किया वहाँ फॉर्मेलिटी के लिए। मेरे को सुपेला से मतलब मैंने पूछा भी, मेरे को ज़बरदस्ती क्यों ले जा रहे, मेरा क्राइम क्या है। मेरी क्राइम इतना है कि मैं यहाँ शादी करके फंस गई हूँ गलत लोगों के साथ में। और इन्होंने बोला हाँ बताते ना, तुमको बताते ना, ऐसा करके मुझको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले गए सर। और मतलब जेंट्स पुलिस के द्वारा मेरे हाथ पैर बांध के, मेरा मुंह को बंद करके पूरा मतलब इतना घसीट के ले गए हैं। मेरे पास फ़ोटो वीडियो सब कुछ है। ये लोग लेके गए और वहाँ मेरे को इधर उधर नचाते रहे। पहले जो 5-6 बजे ये लोग वहाँ सुपेला जो हॉस्पिटल है वहाँ पे वार्ड में बंद करके, जो वहाँ का बाथरूम है वहाँ पे मेरे साथ मारपीट की गई। और मतलब के अंदर? हाँ, मेरे को बोले कि तुम हमारे सामने बाथरूम करो। किसने मारपीट? महिला पुलिस ने और जेंट्स पुलिस ने। और इतना मेरे को धमकाया गया कि तुमको तो अभी बताते हैं, तुम्हारी जैसी औरतों को तो हमें ठिकाने लगाना आता है, बोले अब तुम देखना कि तुमको कहाँ पहुँचाते हैं। आज मैंने कहा मैंने किया क्या है मैडम, ये तो बताओ। मेरे घर वालों से बात करा दो, मेरे परिवार से बात करा दो, मेरे माता पिता से बात करा दो। वो लोग, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ है, सड़क में भटक रहा होगा। मेरा 13 साल का नाबालिग बच्चा है, वो कहाँ भटक रहा होगा। दूसरा मेरा बेटा 16 साल का है, वो भी नाबालिग है, वो कहाँ भटक रहा होगा। आप लोग मेरे को उनको जानकारी दे दो, तुम्हारी मम्मी सुरक्षित है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग जहाँ मर्जी मेरे को लेके जाना। मैंने ऐसा क्राइम क्या किया जो आप लोग मेरे को ऐसे, जो कोई बाजू में से पकड़ा, ये मेरे पूरे शरीर में जो है ना स्वेलिंग आ रखी है। मेरे पास पूरे फोटोग्राफ वीडियोग्राफी पूरा, ये लेडीज स्टाफ है आपके पास, इनको आप बोल के पूरा फोटो वीडियोग्राफी कर सकते हैं मेरी। जो कल मेरा कोई मेडिकल भी नहीं कराया गया, मेरे को 151 का झूठा केस बना के मेरे को एसडीएम में रात को 8 से 9 बजे पेश किया आज गया। आप आईजी साहब के पास आई मुलाकात करने, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले में? क्या उन्होंने बिल्कुल बोले जांच होगी और बिल्कुल न्याय होगा, ऐसा बोला है मेरे को। और मैडम से, डीएसपी मैडम से भी मैं मिली हूँ, बोले जो भी घटना है आप घटनाक्रम को जो है ना अपने आवेदन में दे दीजिए। और मैं अब सीएम साहब से और जितने हमारे शासन प्रशासन में बड़े बड़े उच्च अधिकारी, जो माननीय उच्च अधिकारी लोग हैं, उनसे भी यही निवेदन करती हूँ कि इस तरह की घटनाएं होती ही रहेगी। अगर ऐसे आपराधिक लोगों को शय मिलती रहेगी तो इनके हौसले और बुलंद होते रहेंगे। क्योंकि मैं उस घर की तीसरी महिला हूँ जो शिकार हो रही हूँ। और मेरे को ऐसा भी सुनने में आया कि ये तीसरी शादी करके बैठा है वहाँ पे राजनांदगांव में, दूसरी शादी मेरे साथ कर चुका है। और ऐसा आपके बाद भी एक शादी और की? हाँ, एक शादी और क्या। रात भर इसके कॉल आते थे जब हम लोग साथ में रहते थे, तो बोलते थे कि स्टाफ का फ़ोन आ रहा है, ऐसा है वैसा है, मतलब कोई प्रैक्टिकल के लिए पूछ रहा है, ऐसा बहानाबाजी करके। और फिर बोलते मैं तो प्रोफेसर हूँ, मेरे को तो किसी के भी कॉल आ सकते हैं और मेरे को मतलब अधिकार है, बोले लड़कियों से, पूरी लड़कियों को मैं पढ़ाता हूँ, तो वो लोग प्रैक्टिकल के लिए पूछती रहती है। ऐसा मतलब सुनने में आया कि इसने तीसरा शादी भी किया है। तो इस कहानी में
एक के बाद एक नया मोड़ आते जा रहा है। जैसा आपने मैट्रिमोनियल की पहली कहानी सुनी जिसमें लड़के पक्ष ने अपनी सारी बातें कही, अब दूसरी कहानी में वो पीड़ित महिला है जो बता रही है किस प्रकार से उनके साथ गलत हुआ। एक पक्ष कह रहा है कि शादी हुई थी, दूसरा पक्ष कह रहा है शादी नहीं हुई थी। अब जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि एक पक्ष जो है, जो लड़का पक्ष है वो लड़की पक्ष को दोषी बता रहा है कि उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया था, और जो लड़की पक्ष है वो लड़के पक्ष को दोषी बता रही है कि शादी करने के बाद उसे प्रताड़ित किया गया। और यह इतना ही नहीं, पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मारपीट भी की गई, ज़बरदस्ती की गई। अब क्या कुछ चीज़ें इसमें सच्चाई है ये जांच में आएगी। अब जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती है देखने वाली बात रहेगी। बन रही हमारे साथ दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आप इस केस को किस तरीके से देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।